जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का के हवाले से वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तरीक़ाकार में क्या डिफरेंसेस हैं विद द कन्वेंशनल कॉस्टिंग, व्हाई इट इज़ बीइंग प्रेफर्ड। कुछ इस हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शेयर विद यू स्लाइड्स स्क्रीन फर्स्ट। हाँ जी, देखिए जो फंडामेंटल चीज़ है या बैकग्राउंड है इस टॉपिक का, उस चीज़ के हवाले से पहले अंडरस्टैंड करें कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो चीज़ें बनाती हैं और चीज़ें बना के सेल करती हैं। चीज़ें बना के जब सेल करना होता है आपने चीज़ों को, तो यू नीड टू सेट अ प्राइस। अगर प्राइस सेट करनी है तो प्राइस सेट करने का जो कोर प्रिंसिपल है वो यही है कि कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो प्राइस बनती है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। सो इसका मतलब जो कॉस्ट अगर सही तरीके से आपने कैलकुलेट की होगी, तो उस सही तरीके से की कॉस्ट अगर कैलकुलेट हुई भी हो और उसकी बुनियाद पे आप अगर अपना प्राइसिंग डिसीजन करें, तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट, दैट विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एज वेल। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो प्राइस तो आपको पहले एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात है, तो कॉस्ट के तो दो कंपोनेंट्स हैं। एक डिस्कस हुआ, एक मैंने जो कॉस्ट है आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में होती है। तो दूसरी बात ये है कि जब आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट से ही वो टर्म निकला है कि आप पर यूनिट कॉस्ट के अंदर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो वो कॉस्ट है विच इज़ ट्रेसेबल इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। लेकिन ओवरहेड जो हैं वो एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं है। सो जब इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ओवरहेड्स ट्रेसेबल नहीं है, तो देन यू स्टार्ट एस्टिमेटिंग, और आप एस्टिमेट करते हैं ओवरहेड्स को, प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर कॉस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं जिसे आप। तो उसको अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। उनमें से एक तरीक़ाकार जो है वो जो कैलकुलेट करने का है वो है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को आप किसी एक सूटेबल बेस से डिवाइड करके एक रेट प्रोडक्ट कर लेते हैं। और जब वो रेट प्रोडक्ट कर लेते हैं, उस रेट की बुनियाद पे आप इनफैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। जी देखें, जो प्राइस बनती है मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से बनती है। और जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब
जी, तो बात ये हो रही है कि प्राइस आवाज़ दरम्यान में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट के अंदर ये जब कॉस्ट की बात करते हैं तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ये और दूसरा कंपोनेंट जो है वो डायरेक्ट लेबर। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है। सवाल असल में ये है कि जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की बात की जाती है तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो वो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए आइडेंटिफाएबल हैं। लेकिन अगर एफ ओ एच फैक्ट्री ओवरहेड एक यूनिट को बनाने के लिए आइडेंटिफाएबल नहीं है तो यू विल बी अनएबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट। और कॉस्ट अगर कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे तो आप प्राइस भी नहीं बना सकेंगे। तो अगर आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको ओवरहेड्स का भी पता होना चाहिए। सो ओवरहेड्स जब बात करते हैं तो ये तो वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो एक सिंगल यूनिट को बनाने के लिए इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है। तो अगर ट्रेसेबल नहीं है, एग्जैक्टली ट्रेसेबल नहीं है, तो देन फिर आप एस्टिमेट करते हैं और उसके लिए आप एफ ओ एच रेट बनाते हैं। और एफ ओ एच रेट बनाने के लिए एस्टिमेटेड ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड से कहा जाता है। इसे आप डिवाइड करते हैं किसी एक बेस के साथ। और वो जो बेस है, जी वो जो बेसिस हैं वो जो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती हैं, दे मोस्ट कॉमन बेसिस आर डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स आमतौर पे। तो लेट्स अज्यूम हमें फोरकास्ट है कि हमारा 1 लाख रुपए का ओवरहेड इनकर होगा। और 1 लाख रुपया ओवरहेड जो इनकर होगा एंटिसिपेटेड है कि 10,000 लेबर आवर्स लगेंगे। तो जो आपका रेट निकलेगा वो 10 रुपये होगा, और 10 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर होगा। तो इसका मतलब अगर आपका 100 रुपये का फर्ज कर ले मटीरियल लग रहा है, 150 की लेबर इनकर हो रही है, और ओवरहेड जो है वो 3 घंटे लगे हैं लेबर के। तो 3 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 10 अगर आप करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। इस तरह से ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइस बना सकते हैं। अगर ये रेट मशीन आवर्स पे बेस करता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आमतौर पर मैकेनाइज काम होता है, मशीनिंग वर्क है, वहाँ पे बजाय इसके कि आप कैलकुलेट करें बेस्ड अपॉन लेबर आवर्स, वहाँ पे प्रेफरेबल बेस जो है वो मशीन आवर्स के तौर पे मशीन आवर्स को यूज़ किया जा रहा होता है। सो अगर मशीन आवर्स को एज अ बेस आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मटेरियल मशीन आवर्स से रेट कैलकुलेट करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं और ज्यूम करते हैं। इसका मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन में इनकर हो रहे हैं, दे आर मूविंग विद डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। लेकिन प्रैक्टिकली तमाम एक्सपेंसेस का ऐसा मूव करना ज़रूरी नहीं है, और यही इनफैक्ट बुनियाद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो सिस्टम है वो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि आपने तमाम कॉस्ट तमाम प्रोडक्ट्स को असाइन नहीं करनी। रादर the only costs which should be assigned to any product or service is based upon the activity performed for that product. तो प्राइमरीली ये कन्वेंशनल सिस्टम को कोई रिप्लेस तो नहीं करने जा रहा। दिस सिस्टम इज अ सप्लीमेंट और टूल to aid or assist the decision makers. Activity based decide costing is designed to
provide managers with cost information for strategic and other decisions that potentially affect the capacity and therefore affect fixed costs as well. It is ordinarily used as supplement. ये वैसे मैंने अभी बात की कि replacement नहीं है, supplement है, assistance है to the management for their decisions. सो ये कुछ फ़र्क है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और कन्वेंशनल कॉस्टिंग में है। कन्वेंशनल कॉस्टिंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सारी की सारी वो पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं। ओवरहेड जितने भी इनकर हो रहे हैं वो सारे के सारे असाइन कर दिए जाते हैं। जो टोटल ओवरहेड लिए जा रहे हैं उसको किसी एक बेस से डिवाइड किया जा रहा है, तो उस टोटल ओवरहेड्स में देयर आर मैनी ओवरहेड्स विच मे नॉट बी इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का उसूल ये है कि तमाम कॉस्ट तमाम प्रोडक्ट्स को असाइन न की जाए, बल्कि सिर्फ वो कॉस्ट प्रोडक्ट को असाइन की जाए जो उस प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर कर हुई है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कन्वेंशनल कॉस्टिंग में सारी की सारी असाइन होती है, लेकिन अगर हम एबीसी की बात करें तो वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हर प्रोडक्ट को असाइन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वो होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट को किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। मिसाल ले लेंगे, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि दो सिमिलर टाइप के रूम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, बट एक रूम जो है उसमें फर्निश्ड रूम चाहिए और एक रूम जो है उसके अंदर वो फर्निश नहीं है, वो स्क्वेयर स्ट्रक्चर में चाहिए। तो जो फर्निश कर रहे हैं रूम, उस पर फ्लोरिंग भी लग रही है, उसमें पेंट भी हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ वो दोनों कमरों के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़ रही। तो अगर वो कॉस्ट दोनों कमरों को असाइन कर दी जाएगी, दोनों रूम्स को, तो वो कॉस्ट जिस रूम को फर्निश नहीं करना था उसको भी अगर असाइन हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, whereas जिसको फर्निश करना था वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट के लिए, उस रूम के लिए सिर्फ इनकर हुई है, उसकी कॉस्ट उल्टा कम हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम कन्वेंशनल कॉस्टिंग में देखें तो हर कॉस्ट हर प्रोडक्ट को असाइन करने के चक्कर में हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारे डिसीजन जो हैं वो दुरुस्त नहीं रहते। यानी जो अभी हमने आपके सामने वो एक्सेल फाइल में शो किया कि ओवरहेड एस्टीमेट किया रहा था, अगर एस्टीमेट हमारा रियलिटी से करीब तर ना हुआ और हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हमने निकाल ली और हम ये समझ रहे हैं कॉस्ट ज़्यादा तो हम प्राइस भी ज़्यादा बना देंगे तो हमारी प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिक्री होगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जब आप बना रहे हैं ये सारी कॉस्ट, तो उस कॉस्ट के अंदर जितनी एक्यूरेसी होगी उतना आपका प्राइसिंग डिसीजन बेहतर होगा। सो अगर आप प्राइसिंग डिसीजन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर कॉस्ट अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं लगी तो हर कॉस्ट हर प्रोडक्ट को उठा के असाइन ना करें, बल्कि सिर्फ वो कॉस्ट असाइन करें जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से तमाम के तमाम कॉस्ट हर प्रोडक्ट को असाइन करने की बजाय सिर्फ वो कॉस्ट असाइन करें जो किसी उस प्रोडक्ट के किसी एक्टिविटी की वजह से इनकर हुई है। कुछ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कन्वेंशनल कॉस्टिंग के मुताबिक वो तो प्रोडक्ट को असाइन होती ही नहीं, लेकिन एबीसी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से अगर सारी असाइन नहीं हो रही, लेकिन देयर आर सम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच मे हैव बीन इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मिसाल अगर लेना चाहें तो देखें, हम मार्केट से पानी ख़रीदते हैं, तो इनफैक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो नेस्ले है या एक्वाफीना या कोई और, वो पानी बेच रहे हैं, मिनरल वाटर। और अगर फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट की बात करें तो वो फार्मा की प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर आप बना के बेचना चाहें तो दे हैव टू इनकर पैकेजिंग कॉस्ट। तो जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए तो नहीं है, बिकॉज आप बॉटल तो नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पानी की, आप सिरप बना रहे हैं, सिरप की बॉटल नहीं बना रहे। आपकी प्रोडक्ट तो वो मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन जो बना रहे हैं वो तो बन गई, लेकिन वो अगर आपने सेलेबल बनानी है तो सेलेबल बनाने के लिए आपको वो पैकेजिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ी है। तो वो पैकेजिंग कॉस्ट विच इज इनकर टू मेक अ प्रोडक्ट सेलेबल, that will be assigned, that will be charged to a particular product or service only if that has been incurred for that particular product.
सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सभी कुछ ऐसी कॉस्ट हो सकती है जो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है, दैट शुड बी असाइन टू दैट प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जब कॉस्ट पूल की बात आती है, कॉस्ट पूल इज अ प्लेस कॉस्ट इज गैदर्ड, जिसकी बुनियाद पे आप रेट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। कन्वेंशनल कॉस्टिंग में एक ही रेट कैलकुलेट करना, आपने तमाम एक्सपेंसेस को गैदर करके एज अ होल आपने असाइन करना है, तो आपका कॉस्ट पूल एक है। अगर आप डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और डिपार्टमेंट वाइज रेट बनाते हैं तो फिर आपके डिपार्टमेंट वाइज पूल होंगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से तमाम कॉस्ट का ड्राइवर, तमाम कॉस्ट को इनकर करने वाली चीज़ लेबर या मशीन आर्ट्स अगर नहीं है, तो आपको तमाम प्रोडक्ट को बनाने के तमाम कॉस्ट के इनकर होने के लिए जो रीजंस हैं, जो उनके सूटेबल ड्राइवर्स हैं, जिस वजह से वो कॉस्ट इनकर होती है, आपको उसी बुनियाद पे वो कैलकुलेट करना है उसको रेट को। तो आपको पूल भी उसी तरीके से बनाने पड़ेंगे। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग uses more cost pool than traditional costing system that often uses a single plant-wide overhead pool या per department pools बनाते हैं। Since more than an activity is often performed within each department, hence ज़्यादा pools होने चाहिए। Activity based costing system कॉस्ट एलोकेट करने के लिए सिर्फ वॉल्यूम बेसिस पर रिलाई नहीं करता, बट देर आर सम अदर मेजर्स एज वेल जिसकी बेस पे कॉस्ट रिलाई। जो आमतौर पे एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग से पहले कन्वेंशनल कॉस्टिंग में आमतौर पे जो मोस्ट कॉमनली यूज बेस होती है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ये लेबर आवर वाली बेस बहुत अच्छी बेस है अनटिल अगर वाकई ऐसा हो कि लेबर आवर्स के बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, लेबर आवर के कम होने से एक्सपेंसेस ओवरहेड्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हों वेयर आज लेबर आवर्स कम हो रहे हों। और दूसरा इशू ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब जो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं उस पे वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ गई है। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर काइंड की प्रोडक्ट्स बनाने की बजाय डाइवर्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है। तो जब डाइवर्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो मिलती जुलती नहीं है। अगर मिलती जुलती होती, प्रोडक्ट्स भी मिलती जुलती होती, उनकी एक्टिविटीज़ भी मिलती जुलती होती, तो आप कोई एक ओवरहेड एलोकेशन बेस इस्तेमाल कर रहे होते तो जो ओवरहेड असाइन होता प्रोडक्ट्स को वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता। लेकिन अगर डाइवर्सिटी है, एक काम एक प्रोडक्ट के लिए तो करना पड़ा लेकिन दूसरे के लिए करना ही नहीं पड़ा, तो अगर आप उसको एज अ बेस अडॉप्ट कर रहे होंगे तो ऐसे ही एक कॉस्ट एक प्रोडक्ट को असाइन होने की बजाय दोनों को असाइन होना शुरू हो जाए तो ये गैर मुनासिब है। इसीलिए वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से भी एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड कॉस्टिंग को यूज़ करने के हवाले से बात इनिशिएट हुई। प्राइमरीली ये एक बेसिक डायग्राम है जिसकी बुनियाद पे सारी चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट या उस सर्विस को बनाने के लिए परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। हम कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और अगर जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। अगर रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे तो कॉस्ट इनकर होगी। ABC का उसूल ये है कि ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट या सर्विस को असाइन होनी चाहिए, लेकिन बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर दैट प्रोडक्ट। वो एक्टिविटी जो परफॉर्म की गई है उसकी बुनियाद पर अगर किसी प्रोडक्ट के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं हुई तो फिर वो कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट को असाइन नहीं होनी चाहिए।
सो ये फंडामेंटल जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन कर रहा है ऑल अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दैट नॉट एवरी प्रोडक्ट इज बीइंग चार्ज विद एवरी कॉस्ट। हर प्रोडक्ट को सिर्फ वो कॉस्ट असाइन होनी चाहिए विच इज बीइंग इनकर्ड फॉर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी फॉर दैट प्रोडक्ट। जैसे मैं मिसाल अभी दे रहा था आपको कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप ये टास्क देते हैं कि वो दो कमरे बनाए, एक फर्निश्ड और दूसरा अनफर्निश्ड, तो फर्निश कमरा बनाने के लिए जो उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ी हैं ओवर एंड अबव द कन्वेंशनल नॉन अनफर्निश कमरा बनाने के लिए, तो उनकी कॉस्ट दोनों कमरों को असाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो एक्टिविटीज जो उस कमरे को फर्निश करने के लिए परफॉर्म करना पड़ी हैं वो दूसरे कमरे के लिए परफॉर्म नहीं करना पड़े। लेकिन अगर आप इसको कन्वेंशनल कॉस्टिंग से रिलेट करते हैं तो कन्वेंशनल कॉस्टिंग में तो आप ये कर रहे हैं कि तमाम एक्सपेंसेस वो जिस भी एक्टिविटी की वजह से इनकर हुए हैं, अब उन तमाम को सम अप करते हैं, उसको किसी एक बेस से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो लेबर या मशीन आवर से डिवाइड करते हैं, अब हर प्रोडक्ट के लिए जितने भी लेबर या मशीन आवर्स लगे हैं उस रेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे लफ्जों में आप तमाम तरह की कॉस्ट, वेदर इट हैज़ बिन इनकर्ड और वेदर इट हैज़ नॉट बिन इनकर्ड, आप वो तमाम तरह की कॉस्ट हर प्रोडक्ट को असाइन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके प्राइसिंग डिसीजन डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इस चीज़ का सोल्यूशन लेके आया कि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट टू द ऑल प्रोडक्ट्स, only those costs to be assigned to the each product, जिस जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। सो अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू गो थ्रू सम ऑफ द स्टेप्स। सबसे नंबर वन काम जो है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करें डिफरेंट एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिनकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है, जिनकी वजह से कॉस्ट जनरेट होती है, और आप उसी तरह से कॉस्ट पूल बनाएं, लेबल लगाएं कि ये कॉस्ट फ्ला एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। यानी हर एक्टिविटी कॉस्ट जो है जो इनकर हो रही है वो इस पर्पस के लिए इनकर, इस चीज़ के लिए इनकर नहीं हो रही। हर कॉस्ट हर प्रोडक्ट के लिए भी इनकर नहीं हो रही, और हर कॉस्ट को ड्राइव करने वाली चीज़ भी कोई लेबर या मशीन आवर्स नहीं है। वो कॉस्ट जो जिस वजह से ड्राइव होती है, जिस एक्टिविटी की वजह से वो कॉस्ट इनकर होती है, आप उस पहले एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट एक्टिविटी, जब आपने वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली है, तो उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके नतीजे में इनकर होने वाली कॉस्ट का एक अलहदा पूल बनाएं, बकेट बनाएं, लेबल लगाएं कि इस कॉस्ट के इनकर होने की वजह ये है। तो दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, वो ट्रेस करेंगे वो एक्टिविटी किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए परफॉर्म करना पड़ रही है। और तीसरे नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कॉस्ट इनकर हुई है, देर इज़ अ चांस कि अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हर कॉस्ट को जनरेट करने का ड्राइवर मुख्तलिफ है, और आप एक रेट ओवरहेड का बनाने के बजाय मल्टीपल रेट्स बनाने की बात करने लगे हों, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि देयर मे बी सम कॉस्ट जिनका ड्राइवर कॉमन हो, जिनकी बेस कॉमन हो। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ पूल्स, आप सेलेक्टेड पूल्स बना सकते हैं कि अगर वो तमाम कॉस्ट जो कि मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ से रेलेवेंट है, उन तमाम का एक पूल बना लें। ऐसी तमाम कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में एरिया रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रेलेवेंट है, उनका अलहदा पूल बना लें। कुछ ऐसी कॉस्ट भी होंगी जो नंबर ऑफ टाइम्स मशीन को स्टार्ट करने से रेलेवेंट है, जिसे सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन सेटअप रेडी करने की कॉस्ट भी कहते हैं। तो देयर आर मैनी कॉस्ट विच विल बी रेलेवेंट टू दैट एक्टिविटी, आप उसका अलहदा पूल बना लें। और उसको इसी तरह से कुछ ऐसी कॉस्ट भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर रूम के अंदर मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है, मटेरियल लैंड करता है, इन आउट को कंट्रोल करता है। तो हर कॉस्ट को जनरेट होने की वजह मुख्तलिफ है, राइट। तो आप जो वजह है उसके हिसाब से पूल बना के, और अगर मल्टीपल कॉस्ट ऐसी हैं जिनकी वजह कॉमन है, आप उन तमाम कॉस्ट को उस पूल के अंदर प्लेस कर देंगे।
चौथे नंबर पे एक्टिविटी बेस्ड रेट्स बनाएंगे और पांचवें नंबर पे आप कॉस्ट असाइन करेंगे टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड फाइनली आप मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाएंगे। ये जो स्टेप्स अभी मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, हम इन स्टेप को अगर फॉलो करने की कोशिश करें, पहला स्टेप हमने बताया कि एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनाइजेशन में और उसके हिसाब से पूल बनाएं और देन कॉस्ट ट्रेस करके उन पूल्स में डालें और उससे अगला काम करें, रेट्स वगैरह बनाएं। तो हम अभी ये स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं बारी बारी और एक कॉम्प्रिहेंसिव सी चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके ज़रिए ये सारे स्टेप हमें समझ आते हैं। कन्वेंशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हवाले से जो कंपैरिजन है वो भी then हमारे सामने आ जाएगा, राइट। So having attended a course on activity-based costing, you decided to experiment by applying the principles of activity-based costing to the four products currently made and sold by your organization. The details of the four products and relevant information are given below for the period. आउटपुट इन यूनिट्स, चारों प्रोडक्ट के जितने जितने यूनिट्स बनाए जा रहे हैं वो हमें बताए हुए हैं। एंड देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है। सो बेस्ड अपॉन दिस, अगर हम ये कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर कन्वेंशनल कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये आउटपुट इन यूनिट्स हैं 120, 80 और 100। हमारा जो मटेरियल कॉस्ट लग रही है पर यूनिट वो 24 40 है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 120 यूनिट हैं मल्टीप्लाइड बाय 40, ये पहली प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट होगी। दूसरी प्रोडक्ट के लिए जो यूनिट्स बन रहे हैं वो 100 हैं, मल्टीप्लाई कर लें 50 पर यूनिट कॉस्ट है। तीसरी प्रोडक्ट के लिए 80 यूनिट बन रहे हैं और पर यूनिट कॉस्ट 30 है मटेरियल की, तो 2400। चौथी प्रोडक्ट के लिए 120 यूनिट बन रहे हैं और पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है 16, ये मटेरियल कॉस्ट है। देन लेबर कॉस्ट 28 पर यूनिट है। जितने यूनिट्स बना रहे हैं आप 120 मल्टीप्लाइड बाय 28। दूसरी प्रोडक्ट के लिए 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 21 देन तीसरी प्रोडक्ट के लिए आप 80 यूनिट्स बना रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय लेबर कॉस्ट इज 14। चौथी प्रोडक्ट के लिए आप 120 यूनिट बना रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय 21। सो ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। इंफॉर्मेशन जितनी हमें अंडरस्टैंड करने को मिली हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। इसके बाद लिखा हुआ मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए जितने मशीन आवर लगते हैं वो हमें बताए गए हैं। हम अगर कैलकुलेट करना चाहें टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, तो ये यूनिट्स हैं 120, 80 और 100। 120, 100, 80 और 120 ये यूनिट्स बना रहे हैं। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 2 और 3 घंटे लगते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हम हासिल कर सकते हैं कि मशीन आवर्स पर ईच प्रोडक्ट कितने लग रहे हैं, टोटल उसके इतने इतने यूनिट्स बनाने के लिए, और ऑल टुगेदर 1300 मशीन आवर्स लग रहे हैं हमारे। Then mention किया है कि the four products are similar and are usually produced in the production runs of 20 units। मतलब इस बात का ये है कि अगर प्रोडक्ट्स को बनाना है तो एक यूनिट बनाने के लिए एक दफ़ा मशीनें रन करने से आपके 20 यूनिट बनते हैं। हर प्रोडक्ट के 20 यूनिट बन रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट के 20 यूनिट ही बने। वेल अभी सिंपलिसिटी के लिए बताया गया कि 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन वन प्रोडक्शन रन। 120 यूनिट आप बना रहे हैं, पहली प्रोडक्ट के एक दफ़ा मशीन रन करने से 20 यूनिट बनते हैं, तो कितनी दफ़ा रन करनी पड़ेंगी मशीनें? 6 टाइम्स।
दूसरी प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 20 यूनिट्स बनते हैं एक रन के अंदर, तो 5 दफ़ा मशीनें रन करना पड़ेंगी। तीसरी प्रोडक्ट के 80 यूनिट बना रहे हैं आप, 20 यूनिट बनते हैं एक रन में, 4 रन लगाने पड़ेंगे। 120 यूनिट्स डिवाइडेड बाई, जितनी दफ़ा मशीनों को रन करना पड़ा होगा वो 20 पाने। एंड देन आर, आगे लिखा हुआ है, आर सोल्ड इन द बैचेस ऑफ 10 यूनिट। बेचे कैसे जाते हैं, ऑर्डर मिलते हैं तो 10-10 यूनिट का एक ऑर्डर मिलता है। सो ABC प्रोडक्ट्स हैं, कितने यूनिट्स आपने बेचने हैं, बैच साइज पर सेलिंग, एक बैच में कितने यूनिट्स बिकते हैं, 10 बिकते हैं। तो अगर 120 और यूनिट्स को बेचना हो, 10 का एक ऑर्डर मिल रहा हो, तो जो टोटल ऑर्डर्स आपको प्रोसेस करने पड़े होंगे वो 12 ऑर्डर्स हैं बी प्रोडक्ट के, देन 10 ऑर्डर हैं। और ये अगेन 10 लाजिम नहीं हर प्रोडक्ट का 10 का ही बैच बिक रहा हो, किसी का 25 का भी बिक सकता है, किसी का 8 का भी बिक सकता है। तो जैसे लिखा होगा हम उस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो टोटल ऑर्डर्स हमारे 42 हैं। Then लिखा है the production overheads are currently absorbed by using a machine or rate, and the total of production overheads for the period are analyzed below. अब ये टोटल ओवरहेड्स हैं जो इदारे के इनकर हुए हैं। मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, उसमें सेट अप कॉस्ट है, प्रोडक्शन सेटअप रेडी करने की कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट है, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, ये सारी कॉस्ट इनकर हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसका जो बेस बताई गई है, कन्वेंशनली कंपनी करंटली जो तरीकाकार फॉलो कर रही है वो मशीन आर रेट है। तो अगर हम इन तमाम ओवरहेड कॉस्ट को यहाँ पे मेंशन किया हमने और इसका सम किया है, तो ये 26,000 की टोटल कॉस्ट बनती है। और कंपनी जो तरीकाकार फॉलो कर रही है वो कौन सा तरीकाकार है, कन्वेंशनल मशीन आर बेसिस पे। सो अगर आप मशीन आर की बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको फिर, सो अगर आप मशीन आर की बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको फिर, सॉरी ये ऊपर चला गया, तो आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल ओवरहेड्स को मशीन आर बेस से डिवाइड करेंगे। और बेस क्या है आपके पास, जो आपने मशीन आवर्स हैं तो 1300 मशीन आवर्स हैं, तो जो ओवरहेड्स हैं आपके टोटल, ये टोटल ओवरहेड्स हैं। सो 26,000 टोटल ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर्स 1300 हैं। जो रेट बना है वो 20 पर मशीन आवर है। इसका मतलब हर प्रोडक्ट मशीन आवर के बदले में 20 का एक्सपेंस आपका इनकर होगा। तो अगर आप प्रोडक्ट वाइज इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड कितना इनकर होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको एफओच रेट कैलकुलेट हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। $20 रेट है आपका। एफओच अप्लाई कैसे करेंगे, एफओच रेट को नंबर ऑफ मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। सो ये आपके पास मशीन आवर्स नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको शो कर देते हैं 2171, सॉरी, जी। तो ये आपके 9600 ओवरहेड चार्ज हुआ। ये मटेरियल लेबर की कॉस्ट हमने निकाली थी। 9600 ओवरहेड कैसे निकला है, जो मशीन आपका रेट है $20 और ₹20 पर मशीन और पहली प्रोडक्ट के जो टोटल मशीन आ रहा है 480, उससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये कॉस्ट निकली है 9600। दूसरी प्रोडक्ट के लिए जो मशीन आवर्स हैं वो 300 हैं और रेट 20 है, तो 6000। तीसरी प्रोडक्ट के लिए रेट 20 और मशीन आवर्स जो हैं वो 160 हैं। और चौथी प्रोडक्ट के लिए जो मशीन आवर्स है वो 360 है और रेट 20 है। मल्टीप्लाई करके ये ओवरहेड निकाला गया है। इन तमाम ओवरहेड्स को अगर हम तमाम कॉस्ट को सम कर लें तो टोटल कॉस्ट मिलेगी। अगर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें तो हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द कन्वेंशनल वे, राइट। सो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, लेकिन आगे बताया गया, आफ्टर डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड देयर बिहेवियर्स यू हैव असरटेन्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स। सेट अप कॉस्ट का जो ड्राइवर है वो लेबर आवर्स नहीं है,
यानी उसका जो रेट बनना चाहिए वो तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स की बुनियाद पे बनना चाहिए। स्टोर रिसीविंग का जो रेट बनना चाहिए, ये कॉस्ट जो है इसका रेट बनना चाहिए रेक्विजिशंस रेस्ट के साथ। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो रेट बनना चाहिए उसका ड्राइवर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, और ये उसी बुनियाद पर कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। हैंडलिंग एंड डिस्पैच की जो कॉस्ट है इसका ड्राइवर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। सो यहाँ पे ये जो जितनी कॉस्ट लिखी है इसमें से एक कॉस्ट मशीन डिपार्टमेंट की है। मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई, तो उसका सूटेबल ड्राइवर आप खुद अगर अपनी सेंस को यूज़ करें तो मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का ड्राइवर जो वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स हो सकता है। पहले आगे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ requisitions raised फॉर ऑन द स्टोर वाज 20 फॉर ईच पीरियड प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए एक पीरियड के अंदर 20 requisitions रेज हो रही हैं। अगर 20 requisitions हर प्रोडक्ट के लिए रेज हो रही हैं तो वो हर यूनिट के लिए नहीं कहेगा, हर प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए स्ट्रेट 20-20 requisitions हैं, और टोटल जो है वो आपकी requisitions जो बन रही हैं, ये जो टोटल requisition बन रही हैं वो 80 हैं। द टोटल requisitions आर 80। और ये requisitions की इंफॉर्मेशन है। 42 ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट खुद कर लिए थे। 42 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो अब रिक्वायरमेंट पर चलते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ ऑल ओवरहेड कॉस्ट आर एब्सॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर बेसिस, तो ये हमने कैलकुलेट किया था ऊपर कि डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड सबको ऐड कर लिया। ये मशीन आवर्स की बेसिस पे हमने रेट को मल्टीप्लाई किया था और ये हमारा टोटल कॉस्ट निकला था। अगर सेकंड रिक्वायरमेंट को देखें, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट में तो फ़र्क नहीं है, ये तो उतनी ही रहेगी। मसला सिर्फ ओवरहेड्स की कॉस्ट का है। कन्वेंशनल कॉस्टिंग के मुताबिक ओवरहेड्स जो हैं वो एक रेट की बुनियाद पे असाइन हो रहे हैं, वेयर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक ये रेट्स असाइन होंगे to the products on the basis of different rates which are calculated based upon their suitable drivers। ये पहला स्टेप पर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड रेट्स है। ये मुख्तलिफ कॉस्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकर हो रही हैं, और ये उन कॉस्ट की अमाउंट है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। देन अगला स्टेप ये है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ड्राइवर। अब ये कॉस्ट ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही थी। सेटअप कॉस्ट का जो ड्राइवर था वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स लिखा हुआ था, हमने मेंशन कर लिया। स्टोर रिसीविंग का नंबर ऑफ रिक्विजिशंस बताया था। क्वालिटी कंट्रोल का नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स था वो मेंशन किया। हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट का ड्राइवर नंबर ऑफ ऑर्डर्स तब हमने मेंशन किया। इन सारी कॉस्ट का ड्राइवर, अगर मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का ड्राइवर नहीं बताया गया तो वी हैव एस्टिमेटेड एंड आइडेंटिफाइड इसका ड्राइवर जो हो सकता है वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स हो सकता है। सो नंबर ऑफ मशीन आवर्स इज द ड्राइवर। तो पहला नाकाम ड्राइवर्स लिखा है, पर अगला टाइटल हमने यहाँ पे लिखा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्या है। सो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर की क्वांटिटी मीन मशीन आवर्स। अगर ड्राइवर है तो इसकी क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे अभी खुद कैलकुलेट की थी, ये वैल्यूज हम मास से पिक करेंगे। मशीन आवर्स का टोटल 1300 है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ड्राइवर है, इसकी हमने टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट की थी 21, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, ये हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था कि हर प्रोडक्ट के लिए जो रिक्विजिशंस हैं वो 20-20 हैं, तो टोटल रिक्विजिशंस आर 80। देन इसके बाद अगला ड्राइवर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स ही है, तो 21 ही रन्स हैं। यहाँ पे दोबारा लिखे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि टोटल ऑर्डर हर प्रोडक्ट के इतने हैं और 42 टोटल ऑर्डर बनते हैं। सो अब अगला स्टेप है ये रेट कैलकुलेट करने का। तो रेट हमने कैलकुलेट किया, जो टोटल कॉस्ट है उसको जो सूटेबल बेस है उससे हमने डिवाइड करके ये रेट कैलकुलेट किया है।
जी, तो हमने ये टोटल जो मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट है इसको इसके सूटेबल ड्राइवर से डिवाइड किया, हमने रेट निकाला, ये 8.023 पर मशीन आर बनता है। दूसरी कॉस्ट सेटअप कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट 5250 है और ड्राइवर की क्वांटिटी 21 है, तो 250 निकला। पर ये 250 पर मशीन आर नहीं है, पर प्रोडक्शन रन है, यानी ये कॉस्ट एलोकेट होगी प्रोडक्ट को। तो हर कॉस्ट पहले कन्वेंशनल कॉस्टिंग में आपने असाइन कर दी मशीन आवर्स की बुनियाद पे, कि टोटल कॉस्ट को सम किया और जितने मशीन आवर लगे उससे मल्टीप्लाई करके आपने एलोकेट किया। लेकिन हर कॉस्ट हर प्रोडक्ट को सेम ग्राउंड्स पे असाइन नहीं होने जा रही। अगर कॉस्ट असाइन होगी तो वो असाइन होगी बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी परफॉर्म फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट। तो 21 क्वांटिटी है ड्राइवर की, तो डिवाइड करके हमने रेट निकाला 250 पर प्रोडक्शन रन। अब जिस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन रन ज़्यादा होंगे उसको ये कॉस्ट ज़्यादा असाइन होंगी, जिसके प्रोडक्शन रन कम होंगी उसको कॉस्ट ये कम असाइन होगी। देन 3600 is store receiving cost और नंबर ऑफ requisitions पे डिपेंडेड है। टोटल 80 requisitions हैं, डिवाइड करके हमने रेट निकाला 45 पर requisition। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की जो कॉस्ट है वो 2100 है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 21 हैं, डिवाइड करें तो 100 पर प्रोडक्शन रन कॉस्ट बनती है। हैंडलिंग एंड डिस्पैच की कॉस्ट है 4620, टोटल में 42 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ड्राइवर था तो 110 पर ऑर्डर बनती है। अब ये एक रेट नहीं निकला, हर कॉस्ट का अलहदा अलहदा रेट निकला है। अब जब हर कॉस्ट का आपने अलहदा अलहदा रेट निकाल लिया है तो बेस्ड अपॉन दीज रेट्स अब आप कॉस्ट असाइन करेंगे टू द फोर प्रोडक्ट्स। चारों प्रोडक्ट्स को अब आप कॉस्ट असाइन करेंगे बेस्ड अपॉन दीज रेट्स। सो ये पहला रेट है 8.023, राइट। 8.023 रेट है पर मशीन आर, तो जितने मशीन आर्स हैं हर प्रोडक्ट के, जैसे 480 हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सक्यूज किया है इसको, एट वन पॉइंट इन टाइम आपको विजिबिलिटी नज़र आ जाए। सो ये 480 मल्टीप्लाइड बाई 8.023, राइट। फिर दूसरा 300 मशीन आवर्स हैं, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 8.023। तीसरी प्रोडक्ट के 160 मशीन आवर्स हैं, तो 8.023 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चौथी प्रोडक्ट के 360 मशीन आवर्स हैं, तो 360 जब 8.023 ये मल्टीप्लाई करें तो अगर इन तीनों चारों प्रोडक्ट को जो कॉस्ट असाइन हुई है इसका सम करेंगे तो ये 10,430 जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ही बराबर बनेगा। देन अगली कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट, उसका रेट आपने निकाला 250 पर प्रोडक्शन रन। अब हर प्रोडक्ट के लिए जितने जितने प्रोडक्शन रन हैं आप उसकी बुनियाद पे ये कॉस्ट असाइन करेंगे। तो अगर आप प्रोडक्शन रन देखें, ये नज़र आ रहा था 6 रन हैं, 5, 4 और 6 रन हैं। तो पहली प्रोडक्ट के लिए ये रेट जो है 250 का 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी प्रोडक्ट के लिए 250 वाला रेट 5 से, तीसरी प्रोडक्ट के लिए 250 वाला रेट 4 से, चौथी प्रोडक्ट के लिए 250 वाला रेट 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल कॉस्ट बनती है। इसके बाद ये कॉस्ट तीसरी वाली असाइन होगी स्टोर रिसीविंग की बेस्ड अपॉन द सूटेबल रेट, और रेट क्या है 45 पर रेक्विजिशन। हर प्रोडक्ट के लिए कितनी रेक्विजिशन हैं 20 20 20 20, तो हर एक को 20 से मल्टीप्लाई कर लें। स्टोर रिसीविंग 45 इंटू 20, हर एक के लिए 900 की कॉस्ट बनी है, टोटल कॉस्ट 3600 है। नेक्स्ट में इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल का रेट हार्ड 100 पर प्रोडक्शन रन है। ये रन हैं 6 5 4 6, तो 100 को 6 5 4 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 100 मल्टीप्लाइड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 एंड 600, ये कॉस्ट निकली है। और लास्ट में जो कॉस्ट है हैंडलिंग एंड डिस्पैच, इसका रेट 40 to 110 पर ऑर्डर है। तो जितने ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे आपने निकाले थे, 12 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर हैं, 8 ऑर्डर हैं, 12 ऑर्डर हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लें 12 into 110, then 10 into 110, then 8 into 110, and then 12 into 110। तो अब ये सारी की सारी कॉस्ट आपने असाइन कर दी है टू ईच प्रोडक्ट, बट अब एक रेट की बुनियाद पे नहीं बल्कि
एक्टिविटी बेस्ड रेट्स की बुनियाद पे आपने ये कॉस्ट एलोकेट की है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट का सम कर लें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल सकती है कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी इनकर हुई है, ओवरहेड्स कितने असाइन हुए हैं टू द प्रोडक्ट्स, टू द ईच प्रोडक्ट। तो अगर हम ए का सम करते हैं तो टोटल कॉस्ट जो असाइन हुई है वो 8171 है, बी को जो असाइन हुई है 6157 एंड सो ऑन। अब यहाँ से ये टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे पिक करके लेके जा सकते हैं 8171 6157 सो ऑन। ये टोटल वही 26,000 का जो ओवरहेड है, अब बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग असाइन हो गया हर प्रोडक्ट को। हम इन तमाम को अगर सम कर लें तो हमें ये टोटल कॉस्ट मिलती है फॉर ईच प्रोडक्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालें तो ये डिवाइड कर लिया गया है टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो ये पर यूनिट कॉस्ट मिली है। तो रिक्वायरमेंट में ये कहा गया था कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत बनाएं, और तीसरे में कहा गया कि आप कंपेयर करें पर यूनिट कॉस्ट को एक दूसरी प्रोडक्ट कन्वेंशनल के साथ। तो अगर आप गौर करें ए प्रोडक्ट की अगर कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत आप जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे दैट वाज 148, और आप प्रॉबेबली जो इसकी बुनियाद पे प्राइस बना रहे होंगे 148 में कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद यू विल बी कोटिंग अ प्राइस। लेकिन उसका प्रॉब्लम हमें ये फेस करना पड़ेगा कि अगर 148 की कॉस्ट है, आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके जो प्राइस बनाते हैं दैट विल बी फार हाई। लेकिन अगर टेक्निकली समझे तो ये प्रोडक्ट आपकी मार्केट में फिर ओवर प्राइस चल रही है। क्योंकि अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मद्देनजर रखते हुए देखें तो हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट, जो फैक्चुअली हमें कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए बियर करना पड़ी है वो 136 की है। तो 136 की कॉस्ट के मुकाबले में अगर 136 की कॉस्ट हो, हम कोई 8-10 रुपए का प्रॉफिट भी ऐड कर लें तो वो तो शायद 140-47 की हम प्रोडक्ट बेच रहे हों। अगर हम अब कोई ऑर्डर मैं दे रहा होंगे मुझे 140 में 145 में या प्रोडक्ट दे दो एक यूनिट, तो हम उसको रिफ्यूज़ कर रहे होंगे बेस्ड अपॉन द कन्वेंशनल कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें ये लग रहा है कि हमारी जो कॉस्ट इनकर हुई है वो पर यूनिट 148 है, तो वी विल नॉट बी एबल टू सेल दिस एट 140 बिलो देन 148। बट वेयर एज जो हमें एक्यूरेट कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। हमारी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जस्ट 136 लग रही है। अगर इसी तरह सी प्रोडक्ट पे गौर करें तो सी प्रोडक्ट में हमें यह नज़र आ रहा है कि शायद 84 की कॉस्ट हमारी पर यूनिट है कन्वेंशनल के मुताबिक। हम इसमें को 10-12 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके हो सकता है इसको 92.5 का बेच रहे हों। लेकिन अगर हम गौर करें 95 का भी बेच रहे हों शायद 10-12 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके, तो हमें ये पता चल रहा है कि असल में जो इसकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो ऑलमोस्ट 100 है, 99.8 है। तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारी मार्केट में अंडर प्राइस चल रही है बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है। हम कन्वेंशनल कॉस्टिंग के तहत जो प्राइसिंग डिसीजन कर रहे हैं दे मे डिस्टॉर्ट अस, वो हमारे रिजल्ट्स को हैम्पर कर सकते हैं। बात समझने वाली ये है कि अगर हम सस्ती चीज़ बेच रहे हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि धड़ाधड़ हम अंधाधुंध प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सस्ती चीज़ भी बेच रहे हों तो सस्ती चीज़ बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट गोल तो शायद अचीव ना हो रहा हो, बिकॉज हमारी असल में कॉस्ट उससे ज़्यादा लग रही है। मैंने सिर्फ ए और सी का कंपैरिजन किया, तो लाइक वाइज अगर हम बी और डी का भी कंपैरिजन करें तो फ़र्क तो है। फ़र्क चाहे माइनर है लेकिन फ़र्क है। इसका मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज प्रोवाइडिंग अस ट्रू कॉस्ट ऑफ द एवरी प्रोडक्ट, और अगर हर प्रोडक्ट की ट्रू कॉस्ट हमारे पास मौजूद होगी तो उसकी बुनियाद पे जो हम प्राइसिंग डिसीजन कर रहे होंगे वो प्राइसिंग डिसीजन हमारे बेहतर होंगे, रिफाइंड होंगे। हम उन प्राइसिंग डिसीजंस की को मद्देनज़र रखते हुए वो बहुत सारी सेल्स, वो बहुत सारा रेवेन्यू जो हम जनरेट कर सकते हैं बाय अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स। अगर हमें एग्जैक्ट सेल्स का पता हो, एग्जैक्ट कॉस्ट का पता हो, तो हम अब बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स जो हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं मे बी वी आर एबल टू एक्सेप्ट दोज ऑर्डर्स, तो हम उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करके बिजनेस के लिए रेवेन्यू का वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसीलिए हमें हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग के अंदर, हमारे प्राइसिंग डिसीजंस को इम्प्रूव करने के अंदर। तो फंडामेंटल पॉइंट जिससे हमने ये स्टोरी स्टार्ट की थी वो ये था कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हमें प्राइस सेट करनी है, वो प्राइस सेट करने के लिए जो तीन कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के, उसमें एक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है। ये दोनों तो इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइबल हैं।
इनका मसला नहीं है। अगर हमें ये कॉस्ट एक्यूरेट पता चल जाए तो हम प्राइस भी बड़ी एक्यूरेट बना सकते हैं। ओवरहेड्स हमें एक्यूरेट नहीं पता, ना पता होने की सूरत में आप एस्टिमेटेड ओवरहेड बनाते हैं और वो रेट बनाते हैं इस तरीके से, और रेट आमतौर पे डायरेक्ट लेबर आर और मशीन आवर्स पे बेस करता है। तो रेट ऐसे बन रहा है कि जो टोटल ओवरहेड्स हैं जितने भी इनकर हुए हैं आप उसको किसी एक बेस से डिवाइड कर रहे हैं, तो यूर प्रिज्यूमिंग दैट ऑल एक्सपेंसेस आर डिपेंडेंट अपॉन लेबर या मशीन आवर्स। एक तो ये आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं और दूसरा आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो इस रेट के अंदर अब एक्यूमुलेट हो गए हैं, आप इस रेट की बुनियाद पे हर प्रोडक्ट को ओवरहेड चार्ज करें, तो ये रिज्यूमिंग दैट के तमाम एक्सपेंसेस तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स के लिए इनकर हुए हैं और आप उसको चार्ज करे जा रहे हैं। वेर एज दिस मे नॉट बी द प्रैक्टिकल सिनेरियो। प्रैक्टिकली हो सकता है कि ओवरहेड्स जो इनकर हो रहे हों वो ओवरहेड्स जो इनकर हुए हैं उन तमाम ओवरहेड्स के इनकर होने की बेस नंबर वन लेबर या मशीन आवर्स ना हो, और नंबर टू वो तमाम के तमाम ओवरहेड्स तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करने की वजह से इनकर ना हो रहे हों। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जब इमर्ज हुआ तो ये तय पाया कि तमाम कॉस्ट तमाम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को असाइन नहीं होती। only that cost to be assigned to the each product or service which is being incurred to perform some activity which is relevant to that product or service. So अगर वो कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है, अगर सिर्फ वो असाइन करेंगे तो हम एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज हमने 6 स्टेप्स का जिक्र किया। पहला ये था, वो तो प्रैक्टिकल है, क्वेश्चंस के अंदर तो शायद हम ना कर सकें। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें और देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और उन एक्टिविटीज की वजह से कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, आप ट्रेस करें कि वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो हर प्रोडक्ट के लिए कितनी कितनी दफ़ा परफॉर्म हो रही हैं। और तीसरे नंबर पे आप डिफरेंट एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि लाइक एक्सपेंसेस हैं, सिमिलर एक्सपेंसेस हैं, जिनका ड्राइवर कॉमन है, यू मे क्लब देम इन वन पूल। आप उसको एक पूल में इकट्ठा कर लें। जैसे यहाँ पे आपको नाम लिखे नजर आ रहे हैं ना, सेट अप कॉस्ट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेटअप रेडी करने के लिए कॉस्ट है उसका नाम सेटअप कॉस्ट नहीं होता। प्राइमरीली सेटअप रेडी करने के लिए आपको मशीनें क्लीन करना पड़ रही हैं, लेट्स अज्यूम, तो वो तो क्लीनिंग कॉस्ट है। क्लीनिंग सप्लाईज यूज हो रही हैं, क्लीनिंग जो वर्कर्स हैं उनको कुछ पैसे दे रहे हैं, उनकी सैलरीज रेलेवेंट है। लाइकवाइज मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। ऐसे में मटेरियल हैंडलिंग या डिस्पैच वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने वर्कर्स रखे हुए हैं, वर्कर्स आपसे पैसे ले रहे हैं। अगर फर्ज कर लें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की कॉस्ट से मुराद वहाँ पे कुछ क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको भी पैसे दे रहे हैं। बाज़ औक़ात क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी कंज्यूमेबल्स हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए पैसे लग रहे हैं। तो इनफैक्ट ये पूल्स बने हुए हैं, इन पूल्स के अंदर मल्टीपल कॉस्ट है, जो कि जो सारे एक्सपेंसेस आपने आज तक अकाउंटिंग एंट्रीज में बाय नेम रिकॉर्ड किए हैं उनमें इस तरह के नाम तो आपने शायद सुने नहीं। ये इनफैक्ट एक्सपेंसेस के नाम नहीं है, प्राइमरली ये उन पूल्स के नाम है जो ऑर्गेनाइजेशन को में आपने अपनी एक्टिविटीज़ को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उनसे रेलेवेंट जो कॉस्ट इनकर हो रही है आपने उसको एज अ पूल यहाँ पे गैदर किया, और उसको एज अ पूल गैदर करने के बाद आपने उस तमाम कॉस्ट को जो कि उससे रेलेवेंट सूटेबल ड्राइवर था उससे डिवाइड करके आपने रेट बनाया। तो तमाम कॉस्ट को इकट्ठा करके एक ही रेट बना के हर तरह की कॉस्ट हर प्रोडक्ट को असाइन करने की बजाय मल्टीपल रेट्स बनाए गए जिसे एक्टिविटी बेस्ड रेट्स कहा गया, और उन तमाम रेट्स की बुनियाद पे कॉस्ट असाइन की गई टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और हर कॉस्ट हर प्रोडक्ट को किसी एक बेस की बुनियाद पे असाइन करने की बजाय मल्टीपल बेसिस की बुनियाद पे असाइन की जा रही है। मतलब अगर वो एक्टिविटी किसी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा और दूसरी एक्टिविटी कम परफॉर्म हो रही है, तो जो कॉस्ट किसी एक एक्टिविटी की वजह से असाइन हो रही है वो उसको उसी बुनियाद पे असाइन की जाए, और जो कॉस्ट किसी दूसरी एक्टिविटी की वजह से इनकर हो रही है वो दूसरी एक्टिविटी की बुनियाद पे असाइन की जाए। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एक्यूरेट कॉस्ट, और इस एक्यूरेट कॉस्ट की बुनियाद पे आप अपने देन प्राइसिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
there are different practice questions which are linked with it, और अल्टीमेटली हम अपने प्राइसिंग डिसीजंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्राइसिंग डिसीजंस को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से किया जा सकता है। अगर आप एक्यूरेट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, और एक्यूरेट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद यू विल बी एबल टू डिसाइड in a better way what price should be charged for each product। ये आपको प्राइसिंग डिसीजंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। सो दिस इज फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर हम अगले टॉपिक के हवाले से then बात करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।